आप देख रहे हैं बयानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश शुक्ला बयानी टीवी के इस प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान हैं श्री नीरज कुमावत सर। जी हाँ, नीरज कुमावत सर जो कि आइरिस कॉलेज में एज ए डायरेक्टर वर्किंग हैं। इसके अलावा इन्होंने 20 साल से ज़्यादा समय समाज सेवा को दिया है और वो एक एक्टिव राजनीतिज्ञ के रूप में भी समाज में कार्य करते रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इनकी विशेष रुचि के कारण ये उन पर अच्छे अच्छे लेख भी लिखते रहे हैं जो प्रायः अखबारों में भी आते रहते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने सबसे करीबी पड़ोसी चाइना के बारे में, जिसने अभी हाल ही में डोकलाम मुद्दे पर भारत के साथ एक युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न किया था। तो सर, वेलकम सर। सर, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, इसके क्या मायने होने चाहिए, उसके पड़ोसी देशों को क्या मायने निकालने चाहिए और इससे निपटने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? विस्तारवादी नीति जो चाइना की है वो वास्तव में कई 100 सालों से इसकी नीति का हिस्सा ये रहा है कि जो वहाँ की होंग जाति है वो शुरू से ही आक्रामक स्वभाव की रही है। अब आप देखिए कि जो हम सारी दुनिया में पढ़ते हैं कि चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार और वो सबसे लंबी है, तो सही मायने में तो जो चीन की दीवार थी वो ही चीन की सीमा थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी वो थी। लेकिन उसने जगह जगह उसको तोड़ के बीच बीच में उसमें हाईवेज बनाए हैं। तो ये इसकी नीति का हिस्सा है कि दुनिया में अपना जो सघन क्षेत्रफल है उसको बढ़ाते जाना, और उसी का आज परिणाम है कि पूरा तिब्बत उसकी रेंज में है, अरुणाचल में जो अपना जो हिस्सा है वो अपना बताता है, भूटान में अपना हिस्सा बताता है, हांगकांग को अपना क्षेत्र उपनिवेशक ऐसे देश वो घोषित करता है, कश्मीर में पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट दे ही रखा है 23,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह, और इधर मंगोलिया से उसकी समस्याएं हैं, नेपाल में उसकी नीतियाँ पूरी तरीके से सफल रूप से चली रही है। तो ये उसकी नीति का हिस्सा है बेसिकली। ना सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तारवादी नीति, हमको ऐसा भी लगता है कि व्यापारिक दृष्टि से भी वो अपनी विस्तारवादी नीति को पूरी दुनिया में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके से ये दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? देखो क्या होता है कि हर देश की विदेश नीति उसके अपने लाभ के लिए, उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए होती है। ये आज भले ही छोटे से छोटा देश कोई मॉरिशस भी होगा तो वो अपने देश के लाभ के लिए नीति बनाएगा। चीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो 141 करोड़ की आबादी है उसको ठीक प्रकार से रोजगार देना, उसको कपड़े देना, उसको भोजन देना, उसको प्लानिंग करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में नहीं हो सकती, उसको विश्व के और कई देशों में जाना पड़ेगा, और वो सबको बैठा के खिलाने की स्थिति में भी नहीं है। तो उनको प्रशिक्षित करना और देशों में भेजना। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, वो अपने देश के जितने भी कैदी हैं जिनको सज़ा 7 साल 5 साल या 10 साल से ऊपर की हो चुकी, उनको वो बाकायदा ITI करवाता है, उनका प्रशिक्षण करवाता है, और जो उसने उपनिवेशवाद के नाम पर अफ्रीका के देशों में जो उसने MOU साइन किया है अलग अलग देशों में, चाहे वो जाम्बिया हो, चाहे मोजी हो, मतलब जितने भी लम्फोर्जी और ये जितने भी देश हैं जहाँ, हाँ, जो थर्ड वर्ल्ड, उसमें वहाँ पे इनको ट्रेनिंग देकर, उनको छूट देकर और वहाँ पे उनको रोजगार लगाते हैं। तो मतलब उस देश का आप देखो, मतलब उसका भार ख़त्म हो रहा है। जो उसके क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उन सबको वो एक्सपोर्ट कर रहा है उन देशों में, और उसका रोजगार बढ़ रहा है और उनके परिवार चल रहे हैं। तो मतलब इतनी दूर की प्लानिंग बैठ के सोचना, तो ये चाइना की जो आक्रामक विस्तारवादी और विदेश नीति है उसका नतीजा है। हाँ, मतलब ये एक तरीके का ट्रेड वॉर है। हाँ, कि हम व्यापार। अब आप देखो, इसने अफ्रीका जो थर्ड कंट्रीज आप नाम ले रहे हो, उन सब देशों से इसने MOU साइन क्या किया है कि हम आपको यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, आपके लिए स्कूल बनाएंगे,
और उसके निमित्त वो ले क्या रहे हैं, उनके सारे रिसोर्सेज पर उनका अधिकार हो रहा है सीधा सीधा। मतलब जितना चाइना में रिसोर्स है उसको अभी नहीं छेड़ते हुए, वो फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से उसको रखते हुए, ये जो थर्ड वर्ल्ड है उसके जो ये देश हैं उन सब के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। उसी का नतीजा है कि आज स्टील में उसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये इतनी कम कॉस्टिंग में आई है कि भारत को अभी थोड़े दिन पहले टैक्स लगाना पड़ा कि क्योंकि सारा स्टील उद्योग था जो भारत का वो ठप हो गया था। एंटी डंपिंग ड्यूटी हाँ, की न्यूज़ और वो एंटी डंपिंग ड्यूटी वो एक्स्ट्रा लगानी पड़ी, तो अब वो उनमें जान भरी एक तरह से मोदी सरकार ने कि भाई नहीं तो दिवालिया घोषित होने की स्थिति में आ गई थी स्टील की कंपनी अपनी। हाँ, प्राइसिंग की एक जो बात आती है कि लोगों का ये मानना है कि चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, भले ही वो ड्यूरेबल ना हो, वो जल्दी ख़राब हो जाते हों। तो प्राइसिंग पे आपको क्या लगता है, वो कैसे इतने कम कॉस्ट पे अपने सामान को सारी दुनिया में बेचते हैं? उसका सबसे मूलभूत जवाब और सबसे आसान जवाब ये है कि वो नो टैक्स जोन के आधार पे अपने जगह को इस्तेमाल करने के लिए देता है। आप अपने हमारे देश में आप फैक्ट्री लगाओ, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको ज़मीन मुफ्त मिलेगी, आपको प्रशिक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ता हम लोग देंगे। तो उसके साथ उसका फ़ायदा क्या है, एक तो उसके जितने भी ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उन आपस में MOU साइन होता है तो वो टेक्नोलॉजी उनको मिल रही है और वो उनकी टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहे हैं। फिर दूसरा, एक्सपोर्ट में उनको रियायत मिलती है तो उससे चाइना को सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है। तो आप खुद देखो, कोई चीज़ आपको फ्री में घर बैठे आपको टैक्स लग नहीं रहा, आपको ज़मीन वमीन की कॉस्टिंग लग नहीं रही, तो निश्चित रूप है 100 रुपये की चीज़ आपको 60 रुपये पड़ेगी। और उसी निमित्त आप सारी दुनिया में फिर वो प्राइस वॉर को लेकर चलोगे, तो इसलिए वो सस्ती बना रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि मानव स्वभाव ऐसा है कि वो एक चीज़ को ज़्यादा समय तक रखने का स्वभाव नहीं है, नया चाहिए। तो वो चीज़ें इस प्रकार की बनाते हैं कि वो जल्दी ख़त्म हो तो जल्दी खपेगी भी ज़्यादा। पूरा विश्व का बाजार उसके हाथ में। हाँ, ये मूलभूत बात है। तो आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान को, भारत को प्राइसिंग में इनसे कंपटीशन करने के लिए किस तरीके की नीतियों को अपनाना चाहिए? ऐसा है कि जो वर्ल्ड कॉमर्स डिपार्टमेंट है या जो उद्योग जगत है पूरे विश्व भर का, उसमें जो देश है ना, ये यूनो और जैसे साइन होते हैं, इनकी ट्रीटी साइन होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी देश से व्यापार सीधे सीधे बंद कर दें। बिल्कुल। हमारा उनके वहाँ दूतावास है, उनका हमारे यहाँ दूतावास है, हमारा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, MOU साइन है। हम उसके प्रोडक्ट्स को जो लीगल वे में आ रहा है उसको हम रोक नहीं सकते। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ढाका और वियतनाम होते हुए जो साउथ चाइना सीज के थ्रू होता हुआ जो ऐसे कंटेनर्स और ये सब इल्लीगल माल आता है जो अपने देश के माध्यम से आता होगा या कोई ना कोई नेपाल के रास्ते आता होगा, उन पर रोक लगाना, पहली बात। दूसरी बात, भारत देश में ऐसा माहौल डेवलप करना कि विश्व भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में आकर जगह जगह अपने उद्योग लगाएं। उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप के से उसकी कॉस्टिंग कमी पड़ेगी, क्योंकि अपने भारत देश की जो कॉस्टिंग है वो कमी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि उसके ज़्यादा पड़ती होगी। तो उद्योग अगर यहाँ पे लगेंगे तो निश्चित रूप से कॉस्टिंग उसकी कमी पड़ेगी। बिल्कुल, जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसका मोटिव भी यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चलते चलते एक चीज़ और समझ लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे कि स्थिति चाइना ने अभी डोकलाम में युद्ध की स्थिति उत्पन्न की थी, ऐसे युद्धजन्य स्थितियां ये पड़ोसी देशों को सभी को तंग करता रहता है। अभी जो चाइना ने पाकिस्तान के साथ में जो वो हाईवे बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस माध्यम से कश्मीर में भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है चाइना के साथ? देखो, चाइना बहुत कुटिल और चतुर देश है। आज तक उसने प्रत्यक्ष युद्ध, आप पिछले 100 साल का इतिहास उठा के देखो, प्रत्यक्ष युद्ध किसी देश से नहीं किया। एक जो नेहरू जी की पंचशील योजना के माध्यम से जो हिंदी चीनी बाई बाई के समय जो हुआ था,
वो हमारी विदेश नीति की फेल्योर थी कि उनको उस समय की पोल मिल गई और उसने उस क्षेत्र को अपने हाथ से छीन लिया अपन लोगों से। तो डोकलाम जैसी स्थिति तभी डेवलप होती है जब आपकी विदेश नीति स्पष्ट नहीं है। जैसे अभी वर्तमान सरकार में स्पष्ट नीति है कि ना आँख झुका के बात करेंगे और ना आँख दिखा के बात करेंगे, हम आँख से आँख मिलाकर बात करेंगे। बिल्कुल। ये स्पष्ट अपनी विदेश नीति है कि हमें न किसी को से डरना है, न हमें किसी को डराना है। चाइना के साथ क्या है कि उसको व्यापार करना है, उसका मेन मोटो सिर्फ और सिर्फ व्यापार है। पाकिस्तान एक तरह से अपंग देश है जिसको सिर्फ और सिर्फ चाइना पाल पोस रहा है 1947-48 से, क्योंकि वो भारत से जब 4-5 युद्ध हार चुका तो उसको ये ध्यान है कि हम प्रत्यक्ष युद्ध उससे कर नहीं सकते। तो इसीलिए उसने जो कश्मीर का हिस्सा था, जो मैं बता रहा हूँ 23,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें अपना कैलाश मानसरोवर और ये सब आता है, जो अपने वो एक झील है वो ऊपर वाली गिलगिट के ऊपर, हाँ, लद्दाख में जो झील है, वो आप यकीन मानोगे वो झील आधी भारत में है और आधी चाइना में है। तो ये सारा जो अपना ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं वो आज तक भी चाइना के पक्ष में है। और नेहरू जी की उस समय की गलती ये है कि वो तिब्बत का हिस्सा जो भारत का होना चाहिए था और भारत का ही था हजारों सालों से, वो उन्होंने एज ए गिफ्ट दे दिया चाइना को। तो कुल मिलाकर अब जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें हमने खुद ने अभी एक पहल करके उसके जो बॉर्डर वाले गांव हैं उसमें आप यकीन मानो ऐसे 100 गांवों में हमने मंदिर स्थापित किए। एक मंदिर मैंने भी अपनी तरफ से बनवाया। तो हमारी विदेश नीति का वो है कि वहाँ पे मंदिर बनाओ, वहाँ पे आस्था के केंद्र बनाओ, और वहाँ पे जब हमारी सीमाओं से हमारा प्रेम बढ़ेगा तो फिर उनकी नज़र में हमें ये ध्यान होगा कि हमारी ज़मीन का क्या महत्व है। ऐसे डोकलाम है, डोकलाम मूलतः है भूटान का हिस्सा है और भूटान से अपना MOU साइन इस प्रकार से हुआ है कि उसकी रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भारत की है। आज भी आप देहरादून में जो मिलिट्री कैडेट्स निकलते हैं, हाँ, तो भूटान से वहाँ के लोग आते हैं। अच्छा। और अपने देश से कर्नल स्तर के, ब्रिगेडियर स्तर के लोग हैं जो वहाँ पे पोस्टिंग है, अपना एक कैंप है वहाँ पर। तो भूटान की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। तो डोकलाम मुद्दे को ज़बरदस्ती विवादित उन्होंने किया है, जबकि वो अंग्रेजों के 1937 से पहले से ही ब्रिटेन ने भूटान के हिस्से किया हुआ है। भूटान में बेसिकली राजशाही है, राजा ही वहाँ का, लेकिन भारत ने लोकतंत्र स्थापित करने तक ये सारी व्यवस्थाएं भारत देखता है उसकी। तो अब भारत की ये विदेश नीति की मैं उसको बहुत सराहनीय कदम मानता हूँ मोदी जी का, कि उन्होंने उसको बिल्कुल स्पष्ट किया और वहाँ से अपनी सेना को हटाया नहीं, किसी दबाव में आए नहीं। ऐसे ही जो चाबार और ये वाला जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका मूलभूत यही है कि अरब सागर तक उसकी पहुंच हो जाए। भारत को घेरने की जो पॉलिसी उसने बना रखी है उसका मूलभूत कारण यही है कि भारत को मैं चारों तरफ से घेरूं। उसी का एक कारण हुआ कि इसने एक मॉरिशस में अपनी एक स्थापित कर दी, श्रीलंका के साथ। हाँ, एक श्रीलंका से ट्रीटी साइन करके वहाँ पे उसने एक अपना सैन्य वो किया है। और वियतनाम, ये जो हांगकांग वाला क्षेत्र है वहाँ पे उसका उपनिवेशवाद है ही। अब आप देखिए, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो साउथ चाइना सी, जिसको सिर्फ नाम दिया गया है, उस पर चाइना का अधिकार नहीं है। लेकिन उसने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, आप चौंकोगे कि वो समुद्र के अंदर द्वीप क्रिएट कर सकता है। मतलब वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि आप एक द्वीप का निर्माण कृत्रिम रूप से कर देते हैं। तो 7 ऐसे द्वीप बना दिए उसने वहाँ पर, अलग अलग वियतनाम को और इसको घेरने के हिसाब से, कि भाई ये तो जैसे हमारे लक्षद्वीप और ये सब है, ये तो पहले से ही है, नेचुरल है। लेकिन उसने बनाया है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारे द्वीप है तो मेरा अधिकार क्षेत्र वहाँ तक है। और वहाँ पे उसने अपने सैन्य जहाज और पनडुब्बियां और वो सब डेवलप कर दी। एकमात्र देश ऐसा है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है अभी कि समुद्र में द्वीप कैसे बनाना है, वो चाइना। ऐसे वो ब्रह्मपुत्र के थ्रू अपन को घेर रहा है, वहाँ पे पुल और ये सब बनाकर उसको रोकने का प्रयाग, और बांध बना के, डैम बना के। तो ये सब उसकी पॉलिसी का हिस्सा है
अपने दुश्मन देशों को घेरना, अपने विश्व में अपना पकड़ मजबूत कराना, और जिस प्रकार से रूस ख़त्म हुआ है तो वो रूस का स्थान लेने की पूरी मानसिकता ये है। और जैसे जैसे अमेरिका में उथल पुथल राजनीतिक हो रखा है इस समय, तो चाइना अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है और वो उसी आधार पे चल रहा है। तो आज हमने नीरज सर के साथ में चर्चा की और ये जाना कि कैसे हमारा एक बड़ा पड़ोसी देश चाइना अपने अड़ोस पड़ोस के सभी देशों के लिए ना सिर्फ व्यापार की दृष्टि से बल्कि विस्तारवादी नीतियों के चलते भी एक परेशानी का कोई ना कोई कारण बनता जा रहा है। लेकिन हमारे देश के सभी नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अपने देश के उद्योगों को और व्यापार को बढ़ावा दें। इसी के साथ कि अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।